हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि हमारी क्लास 10th की साइंस की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था। और उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, और मैंने एक रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात समझाई थी। और मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर में एक दो एग्जाम्पल्स और लेंगे और केमिकल रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। और यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिलहाल हम किसी भी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन अभी नहीं लिखेंगे। जब हम केमिकल इक्वेशंस वाला टॉपिक पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक हम करा लेंगे, और उसके बाद हम हर केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वेशन भी लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल मैं वर्ड इक्वेशन से ही काम चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज समझ में आए और कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, रिएक्शन करने जा रहे हैं हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। अब ये ऐसी चीजें जो आपको घर पे तो नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा। मैंने बताया था ये पूरा जो पोर्शन है एक प्रैक्टिकल पोर्शन है जो हम इस समय कवर कर रहे हैं, लेकिन हम थियोरेटिकली भी उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। पूरी चीजें समझ में आपको आएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेंगे जो कि आगे काम आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों ही अपनी लैब में आपको सॉल्यूशन के रूप में मिल जाते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब इस तरीके की आपने देखी होगी, नाइट में भी देखी होगी। इसमें मान लीजिए मैंने क्या भर लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट भर दिया, लेड नाइट्रेट, ठीक है। अभी मैं किसी भी फॉर्मूले की या केमिकल इक्वेशन की यहाँ पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ वर्ड से ही काम चला रहा हूँ, लेड नाइट्रेट, ठीक है। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेता हूं मैं यहाँ पर, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने वो दूसरा सॉल्यूशन भर लिया जिसका नाम था पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। इसमें मैंने भर दिया है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको देखिए, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, ये अगर आप याद रखे रहेंगे तो ये आगे चलकर आपके पास एक काफी बड़ी, कह सकते हो, एक डिक्शनरी बन जाएगी कि आपको बहुत सारी केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी जो है मालूम है और केमिकल्स के बारे में आपको जानकारी रहेगी, तो काफी बेनिफिशियल रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जो लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है वो कलरलेस हुआ करता है, कलरलेस, ये कलरलेस सोल्यूशन है। इसी तरह जो पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है ये भी एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। तो केमिकल्स का कलर पता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। केमिकल्स के कलर देखकर हम काफी सारी चीजें बता सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये सब आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। फिर आप याद रखें कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों ही कलरलेस होते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों की रिएक्शन करानी है। तो इन दोनों की रिएक्शन अभी तो हो नहीं जाएगी ऐसे, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट्स हैं उनको आपस में मिक्स करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब को सीधा रखेंगे, ठीक है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को उस पहली वाली या सीधी रखी हुई टेस्ट ट्यूब में क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। यहाँ से कंटेंट इसमें आ जाएगा। जैसे ही कंटेंट इसमें आएगा दोनों की रिएक्शन होगी, वैसे ही एक चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मैंने बताया था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। अब वो केमिकल चेंज ही होगा क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या दिखाई पड़ेगा कि अभी ये दोनों सॉल्यूशन थे, लिक्विड फॉर्म में थे, वो भी कलरलेस, लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स किया गया तो वो पहले तो इसके अंदर जो चीज होगी वो तो ऑलरेडी कलरलेस होगी, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे गिरा, जैसे इसमें मिक्स हुआ आकर इसमें एक सॉलिड पार्ट बन गया, ठीक है, इसमें एक सॉलिड पार्ट बन गया। लिक्विड पार्ट भी है और उस लिक्विड में कुछ सॉलिड चीज भी बन गई। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, आप घर पे करके देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लेकिन ये चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये जो सॉलिड बन रहा है कैसे। जैसे मान लीजिए आप छोटे से ग्लास में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा मिल्क ले लें
और वो गर्म मिल्क होना चाहिए, हॉट होना चाहिए एकदम, ठीक है, बॉईल करके आपने जस्ट उतारा हो। और अगर आप उसमें लेमन जूस थोड़ा सा डाल दें तो तुरंत क्या होता है, जो पहले लिक्विड था मिल्क आपका, लेमन जूस डाला वो भी लिक्विड था, जैसे लेमन जूस मिल्क में गिरेगा, मिल्क क्या होगा, वो मिल्क क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, फट जाएगा। और उसमें फटने का मतलब क्या है कि मिल्क का जो सॉलिड सॉलिड पोर्शन था वो अलग हो जाएगा और पानी या वाटर आपको अलग से देखने लगेगा। कुछ वैसी फिनोमेना यहाँ पर हुई। यहाँ पर जो ये सॉलिड सॉलिड पार्ट निकल कर आता है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे। जब दो लिक्विड्स को मिलाने पर, दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर कुछ सॉलिड पार्ट वहां पर बन जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट हमेशा किसी सॉल्यूशन में ही पड़ा रहता है, यानी जो बाकी का पार्ट है वो अभी भी लिक्विड ही होगा और उसी में ये क्या बन गया, कुछ सॉलिड पार्ट बन गया जिसको हमने प्रेसिपिटेट बोला। इस रिएक्शन में ये जो प्रेसिपिटेट है वो येलो कलर का बनता है, काफी अच्छा ब्राइट येलो कलर यहाँ पर आता है और बाकी सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस रहता है, तो ये अलग से चमकता है। अभी जो प्रेसिपिटेट है वो किस चीज का बना, ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा ये अलग कंपाउंड होगा और जो सॉल्यूशन के रूप में है ये अलग कंपाउंड होगा। समझ में आनी बात। तो देखो इनिशियली हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था। अब क्या होगा, इनके आयंस बदल जाएंगे, लेड चला जाएगा आयोडाइड के साथ और पोटेशियम आ जाएगा नाइट्रेट के साथ। तो ये व्हाइट जो ये येलो प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट किसका है, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड का क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और जो सॉल्यूशन के रूप में दिख रहा है ये आपके सामने है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। तो ये जो चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है इसको आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, बॉन्डिंग चेंज हो गई है, केमिकल सॉरी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे रिएक्टेंट की साइड पर, आप समझे हमने रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, लेड नाइट्रेट एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, और प्रोडक्ट्स क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और क्या, लेड आयोडाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ड्स में कि भाई लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहां से क्लियर देख पा रहे हैं ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। आप देखें कि लेड नाइट्रेट का अब लेड आयोडाइड बन चुका है, पोटेशियम आयोडाइड का वो पोटेशियम नाइट्रेट बन चुका है। कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, तभी ये चीज पॉसिबल है। लेकिन कोई भी ऐसा आइटम आपको नहीं मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे ना हो लेकिन राइट हैंड साइड पे आ गया हो। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। अभी मैं इसकी केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, ये मैं तब लिखूंगा जब मैं आपको केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कर लूंगा, केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इसको आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, दो लिक्विड्स या दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर जो सॉलिड पार्ट बन जाता है सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेसिपिटेट होता है। कई बार ये प्रेसिपिटेट कलर्ड भी होता है और कई बार ये प्रेसिपिटेट व्हाइट भी होता है, ठीक है। चलिए कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए एक और रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। टाइम लग जाए लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। इस बार जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट, ये दिल नहीं है, डाइल्यूट लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक मेटल की रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए दो टाइप के एसिड हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। इसका मतलब क्या है, देखो एसिड जो भी होता है वो हमेशा वाटर में ही बनाया जाता है, यानी वाटर ज्यादा मात्रा में अगर है, एसिड की मात्रा कम है तो वो डाइल्यूट होगा, और अगर
वाटर की मात्रा कम है, एसिड की अमाउंट ज्यादा है, तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। फिलहाल हम इतना ही समझे। एक्चुअल में तो हम इसमें जो चेक करते हैं वो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं। वो हम पीएच वगैरह जब पढ़ेंगे तब उसमें ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें एक एग्जांपल लेकर कि अगर मैं दो लोगों को ये कहूं कि जाओ शुगर सोल्यूशन बना के लाओ या शरबत बना के लाओ, और दोनों को ही ये ऑर्डर मिल जाए, तो दोनों क्या करेंगे, वाटर में शुगर को तो डिजोल्व करेंगे। लेकिन हो सकता है कि एक बच्चे ने एक ग्लास वाटर में केवल 2 स्पून शुगर डाली हो और दूसरे ने क्या करा हो, एक ग्लास वाटर में 10 स्पून डाल दिए हो शुगर के। तो कौन सा कंसंट्रेटेड होगा, जो दूसरे वाले जिसमें जो मेन चीज क्या थी, शुगर का सोल्यूशन बन रहा था, तो वो चीज जिसमें ज्यादा है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और जिसमें कम है वो डाइल्यूटेड रहेगा। ये डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड जो है रिलेटिव टर्म्स है, ये कंपेरिजन करके ही मालूम पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हमारे पास देखो 2 तरीके से कर सकते हो इसको। एक तो हम ओपनली कर सकते हैं, कैसे कि अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जिंक मेटल रख दी है जो कि ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, उसको ग्रेन्यूलेटेड जिंक भी कहते हैं। ये सब लैब की टर्मिनोलॉजी है, आप लैब में जाएंगे देखेंगे यूज करेंगे इनको तो सब याद रहेगा। जिंक, ठीक है, डस्ट की फॉर्म में भी आता है, जिंक पाउडर की फॉर्म में और ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में भी आता है। यहाँ पर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स यूज करे, टेस्ट ट्यूब में डाल दिए और ऊपर से मैंने इसमें क्या डाल दिया, ये मैंने डाला यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, इसके ऊपर से, ठीक है, आवाज करती हुई एक गैस पास होने लगती है, गैस निकलती है। वो गैस कौन सी होती है, वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस थी, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, वो मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा अगले वाले चैप्टर में, फिर थर्ड वाले चैप्टर में भी है, कई बार वो टेस्ट बताया जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ी सी यहाँ पर चीजों को समझाने के लिए उसको सिंपली यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जा रही है, तो रिएक्टेंट कौन हुआ, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जरा देखें, जिंक और किसकी रिएक्शन करवाई मैंने, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। बना क्या, प्रोडक्ट क्या बना, देखो एक तो हाइड्रोजन गैस निकल गई, वो तो इससे टेस्ट ट्यूब से बाहर चली जाएगी, ठीक है। दूसरा कुछ पोर्शन यहाँ लिक्विड फॉर्म में भी रह जाएगा टेस्ट ट्यूब में, वो क्या होगा, वो होगा जिंक सल्फेट, उसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम थी, समझ रहे होंगे आप। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई तो जी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड तो रिएक्टेंट हो गए और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होने से बना क्या, जिंक सल्फेट जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में रहेगा, और दूसरा क्या बना, हाइड्रोजन गैस जो कि टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाएगी। अब इस गैस को टेस्ट कैसे करें कि हाइड्रोजन गैस ही थी, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस एपरेटस को चेंज करना पड़ेगा, हम ओपनली टेस्ट ट्यूब में नहीं कराएंगे। इसके लिए क्या करेंगे जरा देखो, इसके लिए हमें एक फ्लास्क लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके का एक फ्लास्क। इसमें नीचे डाल देंगे जिंक ग्रेन्यूल्स, ऑलरेडी ये हमारे जिंक के ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, और एक इसमें क्या लगा देंगे, ग्लास ट्यूब, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब लगा दी इसके अंदर और इसको एक कॉर्क की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, टाइटली बंद कर दिया। यानी अगर इसके अंदर कोई भी गैस बनती है तो वो इस वाले रास्ते से नहीं जाएगी, वो ट्यूब के अंदर से निकलेगी और यहां से बाहर आएगी। तो जब आप इसके अंदर एसिड डाल देंगे, ठीक है, जब आप इसके अंदर एसिड डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे ही एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स के पास आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल्स से होगी, मैंने बताया था क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट तो सॉल्यूशन की फॉर्म में यहां रह जाएगा, ठीक है,
ये मेटल जो है पूरी मेल्ट हो जाएगी, उसमें सोल्यूशन के रूप में क्या रह जाएगा, जिंक सल्फेट, और जो गैस निकलेगी यहाँ से वो गैस इस टेस्ट ट्यूब से, इस ग्लास ट्यूब से होती हुई बाहर आएगी। ठीक है, अब इसको हमें टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन है या नहीं। तो हाइड्रोजन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसी के बेसिस पर हम उसको टेस्ट करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इन्फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है, वो बहुत जल्दी जो है आग पकड़ लेती है, जलने लगती है, बहुत इन्फ्लेमेबल होती है। तो अगर हम एक जलती हुई मैच स्टिक, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के माउथ पर लेकर आते हैं, ठीक है, ये जलती हुई क्या है, एक बर्निंग मैच स्टिक है, बर्निंग मैच स्टिक, ठीक है, या जलती हुई आप कैंडल भी ला सकते हैं। जैसे इसके माउथ पर एक जलती हुई आप मैच स्टिक लाएंगे, ये गैस पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली जो गैस है या ग्लास ट्यूब से निकलने वाली गैस है वो यहाँ पर बर्न होने लगी, जलने लगी। यही इस बात का प्रूफ होगा कि इसके अंदर से जो गैस आ रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है कि नहीं, और भी गैसेस हो सकती थी, सारी गैसेस के अलग अलग टेस्ट होते हैं। आमतौर पर इस टाइप की रिएक्शंस में दो ही गैसेस निकलती हैं, या तो हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो ये जलती हुई मैच स्टिक क्या होती है, यहाँ पर ब्लो आउट हो जाती, बुझ जाती, क्योंकि CO2 जो है वो आग को बुझाने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है, आग को जो है हेल्प करती है जलने में, किसी भी चीज के जलने में हेल्प करती है। बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती चीजें। ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होती, लेकिन बर्न करने में हेल्पफुल है। विदाउट ऑक्सीजन हम बर्न नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। और हाइड्रोजन खुद ही बर्न होती है, हेल्प नहीं करती बर्न करने में। ठीक है, हेल्प ये नहीं करती बर्न करने में, लेकिन ये खुद ही बर्न हो जाती है। तो अगर मैच स्टिक लाए टेस्ट ट्यूब के ऊपर और गैस बर्न हो गई, इसका मतलब हम मान लेंगे कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एक सिंपल का टेस्ट है। इसके अलावा एक और भी टेस्ट होता है, थोड़ा इससे भी अच्छा टेस्ट है, इससे ज्यादा सेफ है, वो हम आगे वाले चैप्टर में या इसी चैप्टर में आगे टॉपिक्स में देख लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं आप क्या चेंज हुआ, जिंक अकेला था, अब जिंक देखो सल्फेट के साथ ऐड हो चुका है, सल्फेट रेडिकल के साथ, और एक कंपाउंड यहाँ पर एलिमेंट था, यहाँ कंपाउंड बना लिया जिंक सल्फेट। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से निकलकर अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में चला गया और स्केप होकर एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं एटम्स का हमें रीअरेंजमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अपने आप में ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है कि नहीं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। 3 एग्जांपल्स के साथ मैंने बात को समझाया। अब आगे के चैप्टर्स में और इसी चैप्टर में आगे केमिकल रिएक्शंस तो पढ़नी ही है, तो बहुत सारे एग्जांपल हमें मिलते रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए हमारा आगे का टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कभी कभी तो कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम उसको बता देंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए, कोई भी प्रोसेस होती है ना, जब हम उसको इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि स्टार्ट करते ही वो फिनिश हो गई। समझ में आ रही बात, स्टार्ट होते ही फिनिश हो गई ऐसा तो नहीं होगा ना। स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम लगेगा उस प्रोसेस को होने में, हालांकि वो टाइम बहुत छोटा भी हो सकता है, नेग्लिजिबल, बहुत कम टाइम भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी या वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो रिएक्शन या कोई प्रोसेस अपने कंप्लीट हो जाने पर कुछ साइन, कुछ इंडिकेशन देती है। उन इंडिकेशन या उन चेंजेस को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि वो रिएक्शन या वो प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है ना, समझने के लिए, केवल यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेशन इसका नहीं है। प्रेशर कुकर में मान लीजिए आपने राइस जो है वो बॉईल करना है, तो अपने राइस और वाटर को
उसके अंदर क्या कर दिया, प्रेशर कुकर के अंदर बंद कर दिया, उसका लिड लगा दिया और गैस स्टोव पे रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो चावल या राइस थे वो पक गए हैं? क्या आपको उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है कि क्या प्रोसेस चल रही है? क्या आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हमें मालूम पड़ जाता है कि राइस हमारे बॉयल हो गए हैं। कैसे मालूम पड़ जाता है? वो प्रेशर कुकर हमें एक इंडिकेशन देता है। क्या इंडिकेशन देता है? वो सीटी बजाता है ना। तो जो उसकी विसल होती है प्रेशर कुकर की, उससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारी जो प्रोसेस हमने स्टार्ट करी थी राइस को बॉईल करने की, वो कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस हुआ करती हैं, ये भी अपने कंप्लीट हो जाने पर कुछ इंडिकेशंस देती हैं, क्योंकि हमें इनके अंदर के एटम्स वगैरह देखते नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं? हमें अरेंजमेंट दिखाई थोड़ी ना पड़ता है। हम कहते हैं रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का, तो क्या हमें एटम दिखाई पड़ेंगे? नहीं दिखाई पड़ते। तो हमें कैसे पता चलेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। जिसका मतलब ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि केमिकल रिएक्शन अपने कंप्लीट होने पर कुछ इंडिकेशन देती है, कुछ साइन देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं आता कि कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस की होती हैं। तो अगर आप चाहें तो हम केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन हो सकती है उनकी? मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आप नोट कर लेंगे साथ साथ या फिर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, सम चेंजेस, ठीक है, सम चेंजेस आर ऑब्जर्व, सम चेंजेस आर ऑब्जर्व, कुछ चेंजेस वहां पर ऑब्जर्व करे जाते हैं। इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस ड्यूरिंग a chemical reaction are known as characteristic of chemical reaction। ठीक है, आप डेफिनेशन ध्यान से देख लें। When a chemical reaction takes place, some changes are observed। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, उनमें से इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो हैं किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वही क्या कहलाते हैं? उस केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन चलती है तो वो अपने कंप्लीट होने पर कुछ चेंजेस करती है अपने आप में, उसकी कंपोजिशन में। जो भी सब्सटेंस हमने लिए थे उनमें किसी न किसी तरीके से कुछ चेंज आता है, और ऐसा चेंज जिसको हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर ले, वो कहलाता है उस केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में भी डिफाइन करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए टोटल अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑलरेडी बिल्कुल पता होनी चाहिए, माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। और इनको याद करने का एक बहुत आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूं, आप उस वर्ड को याद कर लें बहुत आसानी से। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इन केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर सकते हैं। PGTCS क्या मतलब हुआ? टीचर्स होते ना, पीजीटी, और सब्जेक्ट्स होता है। जैसे मैं अपने आगे क्या रखता हूँ, पीजीटी केमिस्ट्री। ऐसे ही अगर कोई टीचर है उसका डेजिग्नेशन क्या है? पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है कि नहीं? इस वर्ड को आप याद कर लें, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे हैं? इनमें से हर एक लेटर अपने आप में एक चेंज को यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। जैसे पी फॉर क्या होता है? प्रेसिपिटेट।
P फॉर प्रेसिपिटेट, ठीक है, G फॉर गैस। मैं भी पूरी यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, जो मेन वर्ड है जो आपको याद रखने हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। PGTCS क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। PGT कंप्यूटर साइंस, P फॉर प्रेसिपिटेट, G फॉर गैस, T फॉर टेम्परेचर, ठीक है, T फॉर टेम्परेचर, C आया, C बोले तो कलर, ठीक है, C फॉर कलर, और S का मतलब हो गया यहाँ पर स्टेट। स्टेट मतलब वही फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हो रही है, ठीक है। ये वर्ड आप नोट कर लेंगे, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इससे आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं याद रहेंगे। वैसे तो बहुत आसान है, इसके बिना भी आप इनको याद कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस अगर भूल रहे हैं कोई भी एक, तो इस वर्ड के याद होने से हमें तुरंत वो चीज याद आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। प्रेसिपिटेट, गैस, टेम्परेचर, इवोल्यूशन, गैस, कलर और स्टेट। अब देखिए मैं इसको पूरा कर देता हूं। प्रेसिपिटेट, अब इसको पूरा मैं कैसे लिख दूंगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इतना तो आप कर ही सकते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है यानी कि फॉर्मेशन होता है उसका, तो मैं लिख दूंगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। गैस निकलती है, गैस बनती है और निकल जाती है उस सिस्टम में से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या तो टेम्परेचर पहले से कम हो जाएगा या फिर टेम्परेचर पहले से बढ़ जाएगा, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरीके से कलर भी चेंज हो सकता है, तो चेंज इन कलर हम यहां पर लिख देंगे। और फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है, कोई चीज पहले लिक्विड थी बाद में सॉलिड बन जाए, या बाद में वो गैस बन जाए, या पहले लिक्विड, पहले गैस थी बाद में लिक्विड बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो चेंज इन स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट या सेल्फ स्टेट से काम चला लीजिए। ये आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हुई केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। अब इनको एक एक करके हमें डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, विद एग्जांपल्स। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि गिव 2 एग्जांपल्स give 2 examples of chemical reactions which are characterized by formation of precipitate या which are characterized by evolution of gas। तो अभी अभी याद करिए, मैं अभी 2 एग्जांपल आपको दे भी चुका हूं। एक एग्जांपल तो किसका था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, कौन सा, वही कौन सा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला। उसमें देखा था आपने, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी था, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी मैंने एग्जांपल दिया, कौन सा, जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड वाली रिएक्शन जो थी वो कैरेक्टराइज हो रही थी इवोल्यूशन ऑफ गैस से। उस गैस का निकलने का मतलब क्या था कि हाइड्रोजन बन गया, और हाइड्रोजन बनने का मतलब क्या था, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। इसी तरह वही रिएक्शन जो थी सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक वाली, उसमें टेम्परेचर चेंज भी होता है, वो आप देखेंगे, आप फ्लास्क को कुछ गर्म हो चुका होगा पहले से। मतलब कहने का ये है कि हर एक केमिकल रिएक्शन किसी ना किसी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगी। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकती हैं। जैसे ये वाली रिएक्शन थी, इसमें कलर भी तो चेंज हुआ था, देखो प्रेसिपिटेट बना, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और कलर भी तो चेंज हुआ, पहले दोनों कलरलेस थे, बाद में कैसे हो गए, येलो। इसका मतलब ये 2 क्या हो गए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और प्रेसिपिटेट सॉलिड भी होता है, इसका मतलब फिजिकल स्टेट भी बदली। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शन में दिखाई पड़ रही है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक वाली रिएक्शन में क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हुआ ही, साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज हुआ, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज होने से क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से जो मेन पॉइंट निकल कर क्या आया कि केमिकल रिएक्शन जो है अपने कंप्लीट होने का जो एक साइन या इंडिकेशन देती है किसी चेंज के रूप में, वही क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी होती हैं, इस वर्ड से याद रख सकते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये लिखी हुई है आपके सामने, और आपको इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सबके एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे आने वाले हर चैप्टर में जब भी हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम चीजों को देखेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को,
और वहां पर हम इस चीज को रिकॉल किया करेंगे कि इस रिएक्शन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ रही है, तो ये कौन से एग्जाम्पल में चला जाएगा। ठीक है, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इनकी जो डिटेल है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इतनी चीजों को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।